संधि प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। संधि प्रकरण पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण के बारे में जो बातें मैं अनुभव करती हूँ, मैं महसूस करती हूँ, उन बातों को मैं आपसे शेयर करूंगी कि संस्कृत व्याकरण में हमारे संपूर्ण समाज के और दर्शन प्राप्त होते हैं। समाज और दर्शन दोनों प्राप्त होता है। कैसे? मैं छोटे छोटे उदाहरण से आपको बताऊंगी। जैसे हम पढ़ते हैं संधि। संधि किसे कहते हैं? संहिता, परः सन्निकर्ष संहिता, वर्णों की अतिशय सन्निधि को संहिता कहते हैं। यहां हम वर्णों की बात नहीं करके एक बार समाज की बात कर लेते हैं कि जब समाज में भी हम मेल और मिलाप से रहें तो एक सुव्यवस्थित समाज बन जाता है। इसी प्रकार बात आती है समास। समास किसे कहते हैं? सम सनम समास है। संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। क्या संक्षिप्तीकरण? जो भी शब्द या पदों का हम प्रयोग करते हैं तो उनको संक्षिप्त कर देते हैं, विभक्ति का लोप कर देते हैं। जैसे राजा के लिए दूध दो, या राजा का आदमी जाता है तो राजा का आदमी नहीं कह के हम राजपुरुष कह देते हैं। ये हुआ पदों का संक्षिप्तीकरण। इसी प्रकार जब हम पदों का संक्षिप्तीकरण करके बात करते हैं तो हमारी वाक शक्ति का कम से कम प्रयोग होता है, और कहते हैं वाक शक्ति का उचित और कम से कम प्रयोग करके हम अपनी ऊर्जा को अधिक बढ़ा सकते हैं। एक और बात आती है जैसे प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ होता है विश्वास। जब शब्द अथवा धातु के पीछे प्रत्यय लग जाते हैं तो शब्द नवीन पद का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? नवीन पद का निर्माण होता है। ऐसे ही समाज में जब परस्पर रहते हुए एक दूसरे के प्रति प्रत्यय यानी विश्वास बढ़ जाता है तो एक सुदृढ़ समाज की व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, प्रतीत होती है। तो ये तो थोड़ी सी बात बच्चों मेरे मन की थी। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं संधि प्रकरण। संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण हम पढ़ चुके हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। तो स्वर संधि भी कितने प्रकार के हुए? स्वर संधि तथा व्यंजन संधि। बच्चों एक चीज और बीच में आती है, वो है हमारे शब्दों के पीछे, पदों के पीछे लगने वाले विसर्ग। जब विसर्ग का भी वर्णों के साथ मेल हो जाता है तो वो विसर्ग संधि कहलाती है। ये तो हुए संधि के तीन भेद। फिर संधि कहाँ कहाँ अनिवार्य होती है? जैसे इसके लिए एक सिद्धांत है, संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः नित्य समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। अर्थात संहिता एक पदे नित्या, एक पद में नित्य ही संधि होती है। जैसे रामौ, यह हमारा प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। इसमें औ प्रत्यय लगा है तो राम धन औ बराबर रामौ। यहाँ वृद्धि संधि प्राप्त है। यहाँ हमें संधि करनी होगी, संधि के बिना इसे हम प्रयोग नहीं कर सकते। पुनः उपसर्ग और धातु में भी नित्य ही संधि होती है जहाँ अनिवार्य हो। जैसे हमारा है प्र धन एभवत, प्र उपसर्ग है, एभवत हमारा भू धातु लंग लकार का पद है, तो यहाँ क्या बनेगा? दीर्घ संधि हुई, प्राभवत बना। इसी प्रकार नित्य समासे, समास में भी नित्य ही संधि होती है। जैसे हमारा कृष्णैकत्वम, एक पद हमें प्राप्त हुआ, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। कृष्णस्य एकत्वम बराबर
कृष्ण एकत्वम, फिर क्या हुआ, कृष्ण धन एकत्वम स्थिति बनानी पड़ी और हमारा पद बना कृष्णैकत्वम। ये वृद्धि संधि हुई। तो 3 स्थानों पर संधि होनी अनिवार्य होती है, जैसे एक पद में धातु और उपसर्ग एक साथ होने पर तथा समास में। परंतु वाक्य में विवक्षाम अपेक्षते, वक्ता की अपेक्षा वक्ता की इच्छा पे निर्भर करता है। जैसे एक वाक्य हमारे पास है, अत्र अयम पुरुषः तिष्ठति, यह भी सही है, और अत्र अयम पुरुषः तिष्ठति, ये संधि क्या हुआ, पद शब्द वाक्य भी सही है। तो ये तो बात हुई संधि कहाँ कहाँ पर होती है। अब हम देखते संधि में कुछ महत्वपूर्ण शब्द या पदों का प्रयोग हो जाता है, जैसे स्थानी। स्थानी किसे कहते हैं, जिस वर्ण के स्थान पर कोई आदेश होता है तो जिस स्थान पर हो रहा है वह स्थानी कहलाता है। तो इसे हम जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं, सुधी धन उपास्य है। यहाँ हमारा हम कहते हैं ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है, तो हमारा ई क्या है, ये हमारा स्थानी है, ई के स्थान पर। पुनः नंबर 2 आदेश, जो आदेश होता है वह आदेश कहलाता है। जैसे हम कहते हैं ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है, तो यह हमारा आदेश कहलाया। पुनः परे, परे का अर्थ है वर्ण विशेष के परे रहने पर। जैसे हम कहते हैं एक प्रत्याहार के परे अच रहने पर, ये अच परे है। आगे पूर्व वर्ण, संधि में पूर्व वर्ण का अर्थ होता है प्रथम पद का अंतिम वर्ण। जैसे हमारा सुधी धन उपास्य, यहां हमारा ये पूर्व पद है और इसमें अंतिम वर्ण ई है, तो ई हमारा यहाँ क्या कहलाएगा, पूर्व वर्ण। हम कहेंगे पूर्व वर्ण ई के परे उ अच होने पर, तो ये हमारा पूर्व वर्ण है और उ हमारा पर वर्ण है। ठीक है बच्चों, अब आगे आ जाइए। आदेश किस तरह से होते हैं, आदेश ऐसे भी होते हैं जैसे सुधी धन उपास्य, इसमें हमने कहा ई बराबर यह आदेश, ई बराबर यह आदेश, तो ये ई क्या कहलाया, एक आदेश। ठीक है, एक के स्थान पर हुआ। फिर हम कहते हैं विद्या धन आलय है, आ के परे आ होने पर दोनों के स्थान पर एक आ दीर्घादेश हो जाता है, हम ऐसे कहते हैं। तो ये आ क्या है, 2 के स्थान पर एक, यानी एक आदेश। तो इस प्रकार हमें संधि के नियमों को समझना है। इसी प्रकार हमारा आएगा पूर्व रूप आदेश, वो पूर्व रूप संधि कहलाएगी। फिर आएगा पर रूप आदेश, ये हमारी पर रूप संधि कहलाएगी। तो ये सारे हमें याद करना है, समझना है। संधि के लिए ही नहीं, जिनका सर्वत्र संस्कृत व्याकरण में प्रयोग होता है वो है माहेश्वर सूत्र। मैं यहाँ उनका जिक्र इसलिए कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि संपूर्ण संधि प्रकरण में माहेश्वर सूत्र का प्रयोग होगा। कभी कभी जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि माहेश्वर सूत्र और वर्णमाला में क्या अंतर है, तो हम इतना ही इनके बारे में कह पाएंगे। माहेश्वर सूत्र संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की रीढ़ है, आधार है। माहेश्वर सूत्र से बने हुए 42 जो हमारे प्रत्याहार है, व्याकरण की सिद्धियां, व्याकरण में शब्द आदि की प्रक्रियाएं उन्हीं पर निर्भर करती है। तथा जो हमारी वर्णमाला है
वो वर्णमाला वर्णों का समूह है। वर्णों का कैसा समूह है वर्णमाला? जो प्रत्याहार, जो हमारे 14 माहेश्वर सूत्र से ही बने हैं, और इनसे हम क्या बनाते हैं? शब्द, पद, वाक्य, महावाक्य। ये क्या कहलाते हैं? महावाक्य, जो प्रबंध, महाकाव्य आदि का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, संधि के लिए माहेश्वर सूत्र अनिवार्य है। आप माहेश्वर सूत्र को अच्छे से रटिए, ताकि जहां जहां हम उनका प्रयोग आए हम उन्हें अच्छे से कर लेंगे। अगले ट्यूटोरियल में हम अब हमारी संधि प्रारंभ करेंगे। एक बार पुनः बता देती हूँ, संधि 3 प्रकार की होती है: अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। आगे हम अच संधि से अपना कार्य प्रारंभ करेंगे।